बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड आप लोगों ने अच्छे से प्लान किया होगा। मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मौसम अब जो है तब्दीली की तरफ जा रहा है, और ये वो वाली तब्दीली की खैर बात नहीं हो रही। अब तो तब्दीली वर्ड बोलते हुए भी बहुत अजीब सा लगता है। खैर, खुशगवार तब्दीली की तरफ जा रहा है जी, ये बेहतर होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि मौसम की तब्दीली के साथ आपकी बिजली का इस्तेमाल भी कम होना शुरू हो जाएगा। बिल कम आएंगे तो आपके बजट पे जो इतना ज़्यादा बोझ था वो भी कम हो जाएगा। खैर नाज़रीन, शहर में वक्फे से बारिश हो रही है। कल भी बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हुई, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। अच्छा खासा मौसम जो है वो चेंज भी महसूस हो रहा है। अभी हमने आगे चल के आपको मौसम की सूरत हाल भी बतानी है। कुछ दीगर सेगमेंट्स भी होंगे। आगाज़ पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। एक न एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के चला जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र मुबारक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपके बाल इतने जल्दी कैसे सफ़ेद हो गए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, मुझे सूरत हूद और सूरत मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया है। हालांकि आपकी शख्सियत वो है जो जन्नत के सरदार, इसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक्र आखिरत फरमाया करते थे। हमें उससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज का पैगाम आपके साथ शेयर किया। आज की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। पहली खबर, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। गैर कानूनी पार्किंग पर 2000 रुपये जुर्माने का हुक्म दे दिया गया। आटा महंगा होने के बावजूद नायाब, शहरी दुकानों पर मारे मारे धरने लगे। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड्स के अस्पताल की तामीर के लिए सिर्फ 20 करोड़ जारी। और डेंगू जानलेवा किस तरह से, आज के शो में आपको बताएंगे। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स कैसर खोकर साहब और अली रामी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, थोड़े सी खबरें तो हमेशा की तरह ऐसी होती हैं। खोकर साहब, मौसम खुशगवार हो, बारिश हो रही हो तो अच्छा फील होता है? जी बिल्कुल, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया, बारिश हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये कि इससे जैसे कि आपने इंट्रो में बताया कि बिजली की कंजप्शन कम होगी, लोग एसी नहीं चलाएंगे और बिजली लोगों का बिल की बचत होगी, क्योंकि बिजली के बिल जो है ना बहुत ज़्यादा आ गए हैं और मजीद टैरिफ बढ़ रहा है। और हमारा चैनल तो रोज़ाना खबर चलाता है कि आज भी इतनी बिजली बढ़ गई, आज भी इतनी बिजली का रेट बढ़ गया। और अब हम खबरें दे देकर थक गए हैं कि इतनी बिजली के रेट बढ़े हैं, बार बार बढ़े हैं और फ्रीक्वेंटली बढ़े हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन वापडा वाले नहीं थके। चले, अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला मेहरबान हो गया, मौसम तब्दील हो गया। लेकिन मौसम खुशगवार हो तो गाना नहीं सुनते कभी? बिल्कुल सुनते हैं। कौन सा गाना सुनते हैं? जी बिल्कुल, कई गाने सुनते हैं। नहीं, देखा, कौन ये सा? अच्छी चीज़ है जी, अच्छी चीज़ है। देखिए, बारिश में अच्छा कौन सा गाना सुनते हैं? अली अब वो शर्माएंगे, बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन चले अच्छी बात है, आपको खुशगवार मौसम के असरात आपके चेहरे पर होने चाहिए। इतनी परेशान मैं आ रहा था ना ऑफिस, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं द लास्ट मोहिकन्स का एक म्यूज़िक था, मैं वो सुन रहा था। अगर कोई सुने वो लास्ट मोहिकन्स का म्यूज़िक है, वो स्कॉटिश बैंड है, पाइप बैंड। तो बहुत रिदम के साथ उन्होंने वो साउंड है उनका, मतलब उसमें कोई गाना शाना नहीं है, सिर्फ आपको साउंड मिलेगा।
और साउंड आप सुने ज़रूर। जरूर जी, आप भी सुनिएगा, मैं भी ट्राई Last करूंगी। तो ये Mohicans। चीजें सिर्फ डिस्कस करने का मकसद ये, खबरें तो हर रोज डिस्कस करते हैं और अभी भी वही वाह वेला होना है लेकिन जब अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है तो सबके मुंह तो खुशगवार होते ही हैं। चले जी, खबर की तरफ आ जाते हैं। गैर कानूनी पार्किंग पर 2000 रुपये जुर्माने का हुक्म, हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। डिक्लेयर तो पहले ये करना है कि कानूनी कौन सी है, गैर कानूनी कौन सी है। मेरा जहां जहां जाना हुआ है, शहर लाहौर में बड़ी मार्केटें जितनी हैं, मैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ हर जगह पर गैर कानूनी पार्किंग है। खोकर साहब गलत तो नहीं कह रहे? बिल्कुल, इस हवाले से अगर आप देखें तो सेक्रेटरीट के साथ जो ईवान अदल है वहाँ पर वकला जो है, साहबान जो है, उन्होंने सड़क के ऊपर गाड़ियाँ अपनी पार्क की हुई हैं और पुलिस वकला को रोकने में नाकाम हो गई है। मोटरसाइकिलें रोकनी है, लोगों ने पार्किंग की हुई है सड़क के ऊपर। और लोअर मार रोड जो है PMG ऑफिस के पास जो है वो सारा ब्लॉक होता है, वहाँ पर ट्रैफिक रोजाना ब्लॉक होती है और कोई रोकने वाला नहीं है। और बार बार फिर एक लेन गाड़ियों की लगाई वकीलों ने, फिर दूसरी लेन लगा ली। अब हाईकोर्ट के बड़े फैसले का इतलाक सबसे पहले तो वकला पर होना चाहिए कि अगर वकला जो है वो ला के रूलर जुड़ा अगर वकला ला के पाबंदी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो पहले पाबंदी तो वहां नहीं चाहिए। फिर हाईकोर्ट के बाहर जो है वो बहुत ज्यादा गैर कानूनी पार्किंग है, वहां पर लोग गाड़ियां अपनी खड़ी कर जाते हैं और जो गाड़ी खड़ी करने वाले लोग हैं वो साहिल नहीं है बल्कि वकला है। वो वकला गाड़ी का, और वकला जो है क्योंकि काला कोट है, काला कोट की वजह से उनको कोई कुछ नहीं कहता, पुलिस वाले भी उनसे डरते हैं और वो सबका आपके सामने है। इस मसले का हल सिर्फ एक ही है कि आप पार्किंग प्लाजा जो आपने प्रोजेक्ट मुख्तलिफ आपने अनाउंस किए, ग्राउंड ब्रेकिंग्स की, लेकिन आपने अभी तक उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं की, हमारे वो बिल्डिंग रूल्स अली जो है मुझे वो बता दें, उसमें तो बिल्डिंग रूल्स में मस्ट है कि जब भी आप अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं या हाई टावर आप खड़ा करते हैं, उसकी तामीर होती है तो उसमें आप पार्किंग की स्पेस लाजमी रखेंगे। ये आपके प्लान का हिस्सा है। आपका प्लान इस तरह अप्रूव ही नहीं होता। अगर कोई पार्किंग की स्पेस नहीं रखता तो इससे सवालिया निशान है LDA के ऊपर, आपकी टाउन प्लानिंग एजेंसी के ऊपर, आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर कि आपने किस तरह से इन लोगों को इजाज़त दे दी कि वो इस तरह से बिल्डिंग बगैर एक पार्किंग स्पेस के होने के बावजूद वो तामीर कर लें। तो नुकता तो इनके ऊपर भी उठना चाहिए ना, सवाल उठना चाहिए। हाई कोर्ट को इनका भी नोटिस लेना चाहिए कि कितनी ऐसी इमारतें हैं जो कि पार्किंग की स्पेस से कम है, उनकी पार्किंग स्पेस ही नहीं है। तो जहाँ तक खोकर साहब बात कर रहे हैं हाई कोर्ट वाली साइड की या सेक्रेटेरिएट वाली साइड पे, लाहौर का वो जगह सेंटर है बिल्कुल, तो आप पार्किंग प्लाजा भी बनाएं। और दूसरी बड़ी बात है इंक्रोचमेंट। जब भी कोई नया ऑफिसर आता है वो 1-2 दिन इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करेगा, उसके बाद इंक्रोचमेंट आपको वैसे की वैसे ही नजर आएगी। अली हमारा DC साहब का ऑफिस वहाँ पर है, CCPO साहब उधर बैठते हैं, CTO साहब उधर बैठते हैं और वो जगह पॉइंट ऐसा है कि मैं तो अपने बचपन से ही देख रही हूँ क्योंकि हमारा घर भी शुमाली लाहौर वाली साइड पे था। वहाँ पर कभी ट्रैफिक का मसला नहीं हल होने पे आया। आपने आज़ादी फ्लाईओवर बना दिया, आपने रोड्स को शादा कर दी, उधर मसला झूंका तो हुई है। क्यों? देखिए, 2 चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो लोगों को एजुकेशन के देने की ज़रूरत है कि आपने गाड़ी को किस तरह से पार्क करना है, कहाँ पे पार्क करना है या नहीं करना। क्योंकि बाहर हमने देखा है कि एक येलो लाइन है और एक वाइट लाइन है। वाइट लाइन के आप साइड पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, येलो लाइन के भी आप गाड़ी खड़ी साइड पे कर सकते हैं कि आपको अगर वहाँ पे स्पेस नज़र आती है। इस तरह की एक एजुकेशन, इनको आगाही मुहिम होनी चाहिए आवाम को भी। और दूसरी तरफ रियासत और स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो पार्किंग के मसाइल को हल करने के लिए कोई ऐसी जगह डिफ़ाइन करे जहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा है या वो कमर्शियल एरिया है या कोई मार्केट है आसपास, तो वहाँ पर उनके लिए पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। स्टेट की ज़िम्मेदारी है। आप उनसे फ़ीस वसूल करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उनको सहूलत तो देना उसके बदले में। मुख्तलिफ ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है, अब नाम तो मैं लेना चाहूँगा, वहाँ पर पार्किंग के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने में आते हैं। आप अंदरूनी लाहौर में मुख्तलिफ प्लाजों में चले जाएं। मुझे अब थोड़ा सा ये ना गैर कानूनी पार्किंग को थोड़ा सा डिफाइन करना है कि 2000 रुपये जुर्माना होगा। अब अदालत ने अहकामात दे दिए, चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? जुर्माना कौन करेगा? मैं वही पूछ रही हूँ, चेक एंड बैलेंस रखेगा लाहौर पार्किंग कंपनी की अपनी क्या उनकी कारकर्दगी है? खोकर साहब, ये DC साहब की जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल, ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। वो तयन करेंगे कि कौन सा पार्किंग जो है वो जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी वो आइडेंटिफाई करेगी मकामात का और फिर वो जुर्माने करेगी। और साथ साथ लाहौर पार्किंग को ये लाहौर पार्किंग के पास लाहौर पार्किंग कंपनी साथ साथ का उसके तामन करेगी। लाहौर पार्किंग कंपनी और ट्रैफिक पुलिस दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करें। और ऐसी क्योंकि मुख्तलिफ प्राइवेट जगह पे लोग बैठे हुए हैं और अपना उन्होंने एक माफिया बनाया हुआ है, जहाँ किसी का दिल चाहता है सड़क पर गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। आप गाड़ी खड़ी करें, आपके पीछे को गाड़ी खड़ी करके चले जाएगा, लाख चला जाएगा। आप नीला गुंबद मार्केट चले जाएं, आप अनारकली चले जाएं, आप उर्दू बाजार चले जाएं, आप
शुमाली लाहौर वाली साइड पे क्या आप इधर पोश इलाकों में चले जाए, हफीज सेंटर के बाद पार्किंग के अपने रेट हैं। मैं अस्पतालों में जनरल हॉस्पिटल गई हूँ, मैं बार बार ये चीज़ कोट करती हूँ, वहाँ पे 100 रुपया पार्किंग। जिस तरह के पार्किंग के मसाइल चल रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, एक दिन सेंटर लाहौर के अंदर जाने के लिए आपको अलहदा से टैक्स देना पड़ेगा, और ये बात ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। इस तरह की प्रपोजल भी गवर्नमेंट को पेश की जा चुकी हैं कि सेंटर लाहौर का जो एरिया होगा वहाँ पर अगर सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक 7 बजे तक कोई गाड़ी एंटर होगी तो वो अलग से टैक्स पे करेगी। और ऐसा सेंट्रल लंदन में होता है, उनके एक पीक आवर्स होते हैं, उन पीक आवर्स में आप सेंट्रल लाहौर के या सेंट्रल लंदन के अंदर आप नहीं जा सकते, आपको अलग से उनकी टिकट पे करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन आएगी। और दूसरा हल इसका ये है कि आप अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतर कर दें, इतना बेहतर कर दें कि अना को ऑफिस आने के लिए अपनी गाड़ी ना इस्तेमाल करनी पड़े, खोकर साहब को सेंट्रल लाहौर जाने के लिए गाड़ी ना इस्तेमाल करें। कौन से मुल्क की बातें कर रहे हैं? भाई हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं पॉसिबल ना। आप यहाँ कर सब सकते हैं। सियासत आप अपनी देखिए, अपनी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने खानदानों के लिए कर रहे हैं। देखिए वो एक अलग इशू है, लेकिन आप अपनी एक अच्छी राय तो आप दे सकते हैं ना कि आप कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्ट को। ब्लू लाइन और पर्पल लाइन आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे आपने ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल कर ली, ग्रीन प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैक मेट्रो बस का वो आपने मुकम्मल कर लिया। एयरपोर्ट दूसरी तरफ में 2 पर्पल लाइन और ब्लू लाइन आपकी बाकी है अभी, वो कंस्ट्रक्शन करें। और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका जो बस सिस्टम है वो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो तो खत्म होकर ही रह गया, यकीन माने। तरजीहात जो है ना, वो आपकी तरजीहात बहुत डिफरेंट टाइम था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जेल रोड पर, इतने खूबसूरत वहाँ पर बस के लिए वेट करने के लिए बनाई गई थी जगह, जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स वेट करते थे, बसें आती थी और एक के बाद एक आती थी। इतनी ज़बरदस्त सफरी सहूलियात थी शहर लाहौर में, और अब तो यहाँ पर कोई बस नज़र ही नहीं आती है। बसों की 1500 बसेस की कमी है लाहौर के अंदर, और जो हैं उनकी फिटनेस का आलम ये है कि आप यकीन माने उस पर सफ़र नहीं कर सकते हैं, इतना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि आप पूरे शहर को ही कमर्शलाइज कर दिया जाएगा। बढ़ती हुई कमर्शलाइजेशन पर भी इजहार नाराज़गी किया गया है। चेयरमैन टाउन प्लानर LDA को भी तलब किया गया है। बहुत अहम पॉइंट है ये भी, खोकर साहब। जी बिल्कुल, पूरे लाहौर शहर को कमर्शलाइज कर दिया जाएगा। बढ़ती कमर्शलाइजेशन पर भी हाई कोर्ट ने इजहार नाराजगी का इजहार किया है कि हर तरफ कमर्शलाइजेशन हो रही है और हमारा जो डोमेस्टिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। बराह रास्त LDA इसमें जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वजह से अगर हर चीज़ ही कमर्शलाइज हो जाएगी, कमर्शियल रेट लगेंगे, तो जो ग्रीन एरियाज हैं या जो डोमेस्टिक कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी कमर्शियल, आप देखें मॉडर्न टाउन सोसाइटी है, वहाँ पर दुकानें बनना शुरू हो गई हैं, कमर्शलाइजेशन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से रिहायशी आबादियाँ जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं इससे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाईकोर्ट जस्टिस साहब ने, अदलिया ने, अदालत ने बाकायदा अगर इनसे जवाब तलब किया तो पूछे, फिर कार्रवाई भी करें कि कमर्शलाइजेशन और डिक्लासिफिकेशन की इजाज़त कौन देता है इनको, पूछा जाए ना। अभी वज़ीर आला पंजाब ने रिसेंटली, वज़ीर आला पंजाब ने भी अभी रिसेंटली डीक्लासिफिकेशन, उन्होंने अमेंडमेंट का रूल्स अप्रूव किए हैं कि जनाब गुलबर्ग की डीक्लासिफिकेशन की जाए। वहाँ पर जो इनसाइड डोमेस्टिक जो रिहायशी एरियाज हैं वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी की जाए, इजाजत दी जाए उनको। कौन देता है इजाजत? छोटे छोटे गुलबर्ग देखें, पूरा गुलबर्ग जो है वो कमर्शलाइजेशन हो गया है। वो आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग देखें, वहाँ पर रिहायशी इलाके जो है या रिहायशी आबादियाँ जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, सारे कमर्शलाइजेशन हो गया। लिबर्टी देखें, MM आलम रोड देखें, आप मिनी मार्केट देखें, आप गुलबर्ग की जो मिनी मार्केट है वो देखें, आप मेन मार्केट गुलबर्ग देखें, सारा कमर्शलाइजेशन हो गया। लोगों की जाती लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। वो तो एरिया कमर्शलाइज है, लेकिन आप बिल्कुल अंदर गलियों में घुस के अगर मार्केट्स बनाना शुरू कर देंगे ये गलत। आप अंदरून शहर जाके देखिए, यही कुछ है, सारे अंदरून शहर में यही कुछ है। जहाँ जी चाहता किसी का दुकान बना देता है, जहाँ जी चाहता प्लाजा। अंदरून शहर की तो प्लानिंग कुछ और थी, उसको तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जो प्लान आपने किए हुए, जो आपने अप्रूव किए, जो बाद में बने, वहाँ पे तो कम से कम अमल दरामद करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा जी, हमने वापस आकर इंतजामिया की नाकामी एक और डिस्कस आपके साथ करनी है। सूरत हाल क्या है, ब्रेक के बाद इस पर नजर डालेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है जी, आटा महंगा होने के बावजूद नायाब है, शहरी दुकानों पर मारे मारे फिरने लगे हैं। अच्छा जी, अब मैं ऑलमोस्ट हर दफ़ा ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि पहले होता था कि आप बल्क में चीज़ें ख़रीद के अंदर रख लेते थे, पूरे महीने का आप अपना राशन ख़रीद के रख लेते थे। अब ये वाली सिचुएशन नहीं है। अब हर किसी ने या तो 2-3 दिन के लिए सामान आप ला सकते हैं, या रोज़ाना की बुनियाद पर। ज़्यादा हमारा तबका वो है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आटा, घी, चावल ख़रीदता है, जैसे जैसे इस्तेमाल करनी होती है। अब आटा कोई वो वाला शशका नहीं है कि आप ब्रेड खा रहे हैं, आज आप नहीं खाएंगे। रोटी तो किसी ने नाश्ते में भी खानी है, दोपहर को भी खानी है, रात के खाने में भी खानी है।
चावल इतने महंगे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सो आपके पास ऑप्शन क्या बच जाती है कि आपने एक रोटी खानी है और वो जो आटा नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्सिबल कौन है? खोखर साहब जी बिल्कुल, आटा जो है चक्की जो मालकान है वो कह रहे हैं कि आटा महंगा हो गया है और उन्होंने जो रेट है 120 से पहले मैं खरीदा करता था चक्की से आटा 110 रुपए किलो मिलता था, अब 120 रुपए उन्होंने कर दिया है। कल मैं रोटी लेने तनूर पर गया हूँ तो पहले 10 रुपए की रोटी थी, अब वो उन्होंने 12 रुपए की रोटी कर दी है। उन्होंने कहा रोटी आटा महंगा हो गया जिसकी वजह से, और इस वाले से ये सबसे ज़्यादा बड़ी जो कोताही है ये महकमा फूड की कोताही है जो कंट्रोल नहीं कर सका रेट्स को, और इस वाले से हुकूमत की नहली है कि वो चक्की मालकान और जो स्टोरों पर जो आटा है वो महंगा हो रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है आटे की और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है जिसकी वजह से लोग मन मन रेट ले रहे हैं। अब 12 रुपए की एक रोटी अगर होए तो 3 रोटियाँ एक मजदूर खाता है, 12 3 36 रुपए की तो रोटी आ गई, तो आप उसका सालन लगाएं 50 से 60 रुपए का 70 रुपए का सालन लेगा, 100 रुपए का एक टाइम रोटी आई, 300 रुपए का 3 टाइम का खाना ही उसका आ गया, तो आप उसका बजट बनाकर दिखाएं वो बेचारा गुजारा कहाँ से करेगा? और मजदूर की तनख्वाह कितनी मजदूर की तनख्वाह कितनी है, मजदूरी कितनी है, वो बेचारे को थोड़े से पैसे मिलते हैं। 1000 रुपया भी अगर कोई मजदूर डेली कमाता है, एक जो कमाता है, वैसे तो अक्सर लोग बेरोजगार रहते हैं, आप अकबर चौक चले जाए तो वहाँ पर सारा दिन मजदूर खड़े होते हैं, सारा दिन उनको बेचारों को रोजगार नहीं मिलता और वो सुबह आते हैं वहाँ शाम तक खड़े होकर खाली हाथ वापस चले जाते हैं। आप इशरे के पास चले जाए वहाँ पर मजदूर खड़े होते हैं लेकिन सारा दिन बेचारे खड़े रहते हैं, कोई मजदूरी के लिए उनको लेने के लिए आते, शाम को खाली हाथ वापस चले जाते हैं। लेकिन जो कमाते हैं मजदूर वो 1000 रुपया कमाते हैं डेली का, या 700 या 800 रुपया कमाते हैं डेली का मजदूर जो है, तो वो उसमें से 300 रुपए की उसकी रोटी कम से कम, मैं ये कम से कम लगा रहा हूँ, ये 300 रुपए की तो रोटी चलेगी और बाकी ये देखिए उसके खर्चे, मेडिसिन उसका देखे, उसकी हेल्थ देखे, उसकी बच्चों की एजुकेशन देखे, मकान का किराया देखे, वो कहाँ से बेचारा गुजारा करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ आपकी आटा अब चक्की वाले ने आटा महंगा कर दिया, अब उसके पास बिजली भी तो आती है ना, वो बिजली से आटा पीसता है, तो बिजली किसने महंगी की है? सरकार ने। ये आटा कुछ भी नहीं है, अभी आटा अगर आने वाले दिनों में देखना कितना महंगा होता है, क्योंकि जो प्रपोजल्स दी गई थी वो तो 1600-1700 रुपये 20 kg के बैग के ऊपर दी गई थी कि इतने आटे की कीमत की जाए तो हमारे ऊपर सब्सिडी का बोझ कम होगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत के ऊपर सब्सिडी का बोझ बहुत है गंदम और आटे की कीमत पे। अब दूसरी तरफ अब जहाँ पे सैलाब आया वहाँ पे तो गंदम नहीं होएगी, ठीक है, गंदम भी आपने अब लगानी है, तो दूसरी तरफ आपके पास गंदम का मार्जिन स्टॉक जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, सैलाब वाले एरिया में आपने कुछ गंदम अपनी ख़राब भी कर बैठे हैं, और दूसरी तरफ बाहर से आप जितनी भी गंदम इंपोर्ट करेंगे वो आपको महंगी मिलेगी, और कम से कम आप जो प्रपोज़ल थी फूड डिपार्टमेंट की, कम से कम हमें कीमत जो है वो 3000 से ऊपर गंदम की करनी पड़ेगी। जब 3000 के ऊपर गंदम जाएगी ना तो फिर आप सोच लें कि आपकी जो रिलीज़ पॉलिसी होगी फ्लोर्स मिल्स के लिए वो कितनी चली जाएगी। अगर वो 2200, 2400, 2500 तक पहुँच गई फिर आटा आपका महंगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये तो सब्सिडी आप जितनी दे रहे हैं ये बहुत कम सब्सिडी है। और दूसरी आपने बात की कि अब ग्रॉसरी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि लोग ग्रॉसरी अब 1 महीने की जाके कर सकें, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल और देने के बाद, फीसें निकालने के बाद आप स्टोर्स, बहुत सारे स्टोरों में जो रश होता है ना वो रश वो चीज़ नहीं है। 50% तक सेल लोगों की कम हो चुकी है, यहाँ तक सिचुएशन पहुँच गई। बड़े बड़े स्टोर्स की बात कर रहा हूँ मैं जब कभी भी लाइव करने की कोशिश की है ना यूटिलिटी स्टोर से, यकीन माने ऑलमोस्ट आपको रैक खाली मिलते हैं। जैसे सामान आता है लोग कतारों में खड़े होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि सस्ती चीज कहाँ से मिले और हम उठा के ले जाएं। महंगाई ने बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे लिखा कीमतों में कमी के लिए कमिश्नर का इजलास हुआ है, डीसी को हदफ दे दिया है, सो काम तो हो रहा है, कमिश्नर साहब ने भी इजलास किया। बिल्कुल आना, ये मैं बताऊं कि हम बचपन से देखते हैं कि इजलास हो गया, डीसी ने कार्रवाई की, अब कानून का बोलबाला होगा, लेकिन कहाँ होगा? ये इजलास तो होते रहते हैं डीसी कमिश्नर के, ये सिर्फ कागजों की हद तक है, ये सिर्फ दफ्तरों की हद तक है, अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा। अमली तौर पर वही मनमानियां लोगों से की जा रही हैं, रेट महंगे किए जा रहे हैं और आटा, रोटी, घी सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। और ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट है वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पहले बताएं प्राइस मजिस्ट्रेट लाहौर में है कितने? आटे में नमक के बराबर है, और वो जो कामकार भी है वो ना होने के बराबर है, जीरो है। और इंसानियत जो है प्राइस में, आप देखिए प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। ये तो सिर्फ अजलासों के हद तक डीसी साहब कर रहे हैं कि जी डीसी कभी डेंगी मारने जा रहा है, अब डीसी कभी फलाज करने जा रहा है, कभी पोलियो के मेंबर जा रहा है, कभी कोरोना की मेंबर जा रहा है, कभी प्राइस मजिस्ट्रेट के तौर पर डीसी काम कर रहा है। आज डीसी ऑफिस में ये इजलास हुआ है, हम रोजाना देर टिकट टीवी पर चलते हैं, डीसी ऑफिस ने कह दिया रेट कम करें, कोई कम हुआ है? इसका अमली तौर पर, मैं अमली तौर पर बात कर रहा हूँ, आप अमली तौर पर देखें ना क्या हुआ, कुछ भी नहीं, आपके सामने सारा कुछ। 12 रुपए की रोटी होगी है, देखें सादा रोटी 12 रुपए की होगी है। लाहौर पूरे पंजाब का कैपिटल सिटी है,
यहाँ पे वज़ीर आला, चीफ़ सेक्रेटरी है, अदलिया यहाँ पे है, हर चीज़ है यहाँ पे। और ये वो वाहिद सिटी है जहाँ पर अशिया खुरनोश की कीमतें जो है वो जो मुकर्रर करदा नरख है उनके बरअक्स फ़रोख्त की जाती है। और उसमें लाहौर टॉप ऑफ द लिस्ट है, नंबर 1 पे है। और यहाँ पे आपकी इंतज़ामिया हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। चिराग तले अंधेरा वाली बात है कि लेकिन फिर भी लाहौर टॉप ऑफ द लिस्ट है जहाँ पे अशिया खुरनोश की कीमतें जो हैं वो सरकारी नरखों के बरक्स उनकी कीमत फरोख्त हो रही है। अच्छा, लोग खरीद रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं, कौन पूछेगा? लोग तो खरीदते हैं। अब लोग क्या करें? मतलब आप एक किसी भी रेडी वाले के पास चले जाओ, उसे कहो मुझे सरकारी नरखनामा दे दो, वो आपको दे देगा, ये ले, ये सरकारी नरखनामा। लेकिन उस पर अमल नहीं ना हो रहा। और एक आपको साइड पे थोड़ी सी अलग चीज़ नज़र आ जाएगी अगर आपने सरकारी रेट पे लेनी है, जो कि इंतहाई सब स्टैंडर्ड होगी। और मैं सोच के हैरान कि मैंने एक दफ़ा फल लिया, सेब लिए, रेड लाइट लगा के वो उसने मुझे ग्रीन सेब वो रेड करके दे दिया। हर जगह मैंने घर जाके देखा वो ग्रीन निकला। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा यार हम लोग दूसरों को कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म करप्ट है, फलां करप्ट है, खुद तो देख ले, तूने रेड लाइट लगा के मुझे ग्रीन सेब दे दिए। ऐसे ही है, ऐसे ही। और हर दूसरी जगह पर मार्केट में आपको लोगों के यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो पूछने वाला कोई नहीं है। वो जो खोखर साहब ने बात कही, इजलास भी होते रहेंगे, अपडेट्स भी लेते रहेंगे, लेकिन आवाम के लिए ये मसाइल हमेशा जूम के तुम ही रहेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। जहां शहर की दूसरी खबरें डिस्कस हो रही हैं, इस वक्त शहर में बारिश भी हो रही है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला सुबह ही से जारी है। इस वक्त के मौसम की सूरत हाल कोमल हमारे साथ बाहर मौजूद है, हमारी रिपोर्टर, उनकी तरफ चलेंगे। जी कोमल, बताइएगा मौसम कैसा है और आज का पूरा दिन, वीकेंड, कल का संडे कैसा रहेगा? बारिश के इम्कानात हैं? शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम आज बहुत ज़्यादा सुहाना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और कहीं पे हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला भी आज सुबह से ही जारी है। शहरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। बाहर का मौसम जो है वो आपके अंदर के मौसम और अंदर के जो जज्बात हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो आप अगर उदास भी हैं और ऐसा मौसम हो तो मुमकिन ही नहीं है कि आप उदास रहें, बल्कि आप खुद ब खुद जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात याद करके खुश हो जाएंगे कि आप जो है वो अपनी उदासी को कुछ देर के लिए जो है मुकम्मल तरीके से भूल जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज जब सुबह घर से निकल रही थी तो मौसम इस कदर सुहाना था कि दिल नहीं कर रहा था कि बाहर निकलें या फिर ऑफिस आए। लेकिन क्या करें, शहरियों को मौसम के बारे में आगाह भी तो करना है, अपने शहरियों को भी तो बताना है कि मौसम खुशगवार है, एंजॉय करो। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप भी जो है वो स्टूडियो के बाद बाहर ज़रूर निकलें, प्रोग्राम के बाद इस मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि ये मौसम जो है वो स्टूडियो में रहकर सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं है, बल्कि बाहर निकलो, एंजॉय करो। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मौजूदा दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है और मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 23 से 24 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 29 डिग्री तक जाएगा। वहीं मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज पौधे भी इस कदर झूम रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं में कि उनको देखकर यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे आज तो एक दफ़ा उनमें भी जान आ गई है। और जो फूलों की, पौधों की महकती खुशबू है वो फ़िज़ा को काफ़ी मुअत्तर कर रही है। और शहरियों को भी इस बात की ताकीद की जा रही है कि बाहर निकलें, लेकिन मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया कोमल, मौसम की सूरत हाल आपने बताई और वाकई मौसम बहुत खुशगवार है जी आज। और दिन भर इसी तरह से वक्फे से बारिश जो है वो बताई जा रही है कि इसी तरह से मौसम आज रहेगा, कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश शहर में होगी, यानी वीकेंड आपका अच्छा गुजर जाएगा। अगली खबर, फिरोजपुर रोड पे 1000 बेड के अस्पताल की तामीर के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसका मतलब कि अली ना ही समझे। अब देख लें कि गुजरात के लिए, मुझे याद है जब से ऐलान किया है अब तक वो गुजरात के लिए 47 बिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव हो चुकी है और उनके लिए बजट अजाफी जारी हो चुका है। लेकिन लाहौर के अंदर जो 1000 बेड का अस्पताल बनना है, आपने सिर्फ उनको 20 करोड़, सिर्फ 20 करोड़। अब 20 करोड़ से क्या करेंगे ये? आपने अपने बजट में प्लान बनाया हुआ है कि भाई हमने इसको मुकम्मल करना है। आपने टेंडर जारी कर दिया है कि जो भी ख्वाहिशमंद कंपनी है वो कम से कम आके अपना कॉन्ट्रैक्ट लें और काम शुरू करें। तो आप कम से कम इनको बजट तो 50% तक दे दें। अब ये तो नहीं कि अब 5-7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट उसमें से 20 करोड़ आपने दे दिए। भाई 20 करोड़ से क्या करेगा डिपार्टमेंट? कुछ भी नहीं करेगा। तो इनकी तरजीहात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आप एक शहर में 1000 बेड पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं
और दूसरी तरफ आपने एक ट्रॉमा सेंटर बनाना है जिना हॉस्पिटल के अंदर, तो आपने 5900 मिलियन का आपने बजट रिलीज अच्छा, किया है। मैं हमेशा नए अस्पताल बनाने की जब बात की जाती है ना, मैं इसकी थोड़ी सी मुखालफत इसलिए भी करती हूँ कि हमारे पास जो अस्पताल मौजूद हैं नाली, अगर वहाँ सहूलियात दे दी जाएं तो मेरे ख्याल से नए अस्पतालों की ज़रूरत ही ना पड़े। वहाँ मसाइल वैसे रहे, आप नए अस्पताल की तरफ आ जाएं। नया अस्पताल ज़रूरी भी है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन मैं आपकी बढ़ती जा बात से रही एग्री है, करती हूँ। आपके पास इस तरह का जिस तरह लेकिन अस्पतालों जो पे पहले लोड है। अस्पताल है, किसी की जांच हुई सब देखे खबर देते हैं सीटी स्कैन मशीन खराब है, किसी में खराब है, व्हील चेयर नहीं ओपीडी है। में प्रोफेसर जो है आकर बैठते नहीं है, सर, और आपके सीनियर डॉक्टर जो इमरजेंसी में बेड्स कम होते हैं। सीनियर जो डॉक्टर है वो मरीजों को चेक नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को घेर कर, जो मरीज अस्पताल में आते हैं उनको घेर कर प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाया जाता है, और लेबॉर्ट्रियाँ जो अस्पताल की जो है वो खराब का हो जाती है, वहाँ टेस्टों के लिए प्राइवेट लेबॉर्ट्रियाँ जहाँ पर डॉक्टरों के कमीशन होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है डॉक्टरों को, जाकर वहाँ से जाएँ और वहाँ से जाकर टेस्ट कराएं। इस तरह तो मरीजों के साथ किया जाता है। अली, आप सर्विसेज हॉस्पिटल से जाहिद साहब खबरें देते हैं, क्योंकि हम पास ही हमारा दफ्तर भी था, हम देखते थे बारिश हो जाती है, पानी अंदर, छतें टपक रही होती है इमरजेंसी की, तो मरीजों के बेड साइड। इसी के लिए आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। आप ये तो नहीं ना आप एक हॉस्पिटल को गिरा के वहाँ पे हॉस्पिटल बना दें। अगर वो काम करेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त दरकार होगा। अगर जो वहाँ पे यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है, मरीज आ रहे हैं, चेकअप हो रहा है, वो तो होने दें, और उसके मुतबादल आप नई बिल्डिंग खड़ी करें। जब ये नया एक हॉस्पिटल बन जाएगा फिर आप उन दूसरे हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन करें, उनको अपग्रेड करें, वो आसानी होगी, ताकि पेशेंट का जो उनकी एक सहूलत आपने उनको देनी उसमें रुकावट पैदा ना बने, उनको रुकावट उसमें ना आए। तो लिहाजा ये हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएं। सूरत हाल आप बता रहे हैं, इतने पैसे मौजूद हैं हमारे बजट तो है, बजट है तो गुजरात जा रहा है, मंडी बहाउद्दीन जा रहा है, ऐसे तो नहीं जा रहा, लेकिन आपकी तरजीहात आपकी मैटर्स करती हैं कि प्रायोरिटीज में आप पहले जो था कि तोनसा और डीजी खान जो है ना उस्मान बुजदार के हम इसके खिलाफ नहीं, हम इसके खिलाफ गुजरात है। आप पंजाब देखें, वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब के इलाके का सिर्फ एक दिन का एक दौरा किया है, बाकी वज़ीर आला सैलाब के इलाके में गए नहीं। इतना बड़ा लोगों को आफत आ गई है, लोगों को खाने पीने का मसला है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के गाँव सफास्ती से मिट गए हैं, और लेकिन वज़ीर आला पंजाब के कान तक जूं नहीं लगी, और पंजाब गवर्नमेंट का कोई सेक्रेटरी नहीं गया। लाहौर के अस्पतालों की मैं इसलिए बात करती हूँ कि यहाँ काम ज्यादा होना चाहिए। गुजरात कौन सा बाद में होना चाहिए? कैपिटल सिटी आपका पंजाब का, पूरे मरीज आते हैं। अब देखें ट्रांसप्लांट का लीवर का कल हुआ है, शेख जायद हम खबर की ऐड भी कर लेते हैं। शेख जायद अस्पताल लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में ऑपरेशन नाकाम, मरीज चल बसा, और इससे पहले भी ये चीजें होती रही। जी बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो है सहूलतें जो सहूलतें नहीं होनी, कमी है, सहूलतों की कमी है, और डॉक्टरों की जो ट्रेनिंग है बर वक्त काम होने की जरूरत है सेहत के रिलेटेड जितने भी मामला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक, हेडलाइंस और फिर आते हैं शो में। आगे हमने बढ़ना है प्रोग्राम में और अपना सेगमेंट शामिल करना है टुडेज हेल्दी टिप। अच्छा जी, आज की हेल्दी टिप क्या है, कौन सी टिप हमारे साथ शेयर करेंगे? रहमान की तरफ हम चलेंगे। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? ठीक है। रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के वर्कआउट में मैं फुल बॉडी वर्कआउट बताऊंगा, इफेक्टिव, जिसका रिजल्ट भी है विद इन 2 टाइम। आप इसको टर्न सर्कल में लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, और स्पेशली आपको मैट के इर्द गिर्द ही घुमाऊंगा। आज इतना इंटरेस्टिंग वर्कआउट है। 4 ट्रेनिंग्स में बताऊंगा, पावर ट्रेनिंग्स होंगी, फुल बॉडी कार्डियो वर्कआउट होगा, और आप इमेजिन करें कि कैलोरीज आपकी एक ही वर्कआउट में बर्न होना शुरू हो जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रेनिंग से। फर्स्ट ट्रेनिंग, मैट की जितनी रेंज है, लेंथ है, तो आपने उसमें स्टेप करने हैं। रिदम स्लो मोशन में मैं बताता हूँ। 1 साइड्स, आपने इसको एक रिदम में लेके चलना है, फिर इसको 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड आपने टाइम काउंट करना है। 1, बॉडी थोड़ी सी आपने डाउन करनी है स्क्वाट शेप में, और देन मूव 1 1, टाइमिंग काउंट करना है 30 टू 60 सेकेंड। आपने रिदम जितना मैट की लेंथ है उस हिसाब से आपने स्टेप इन स्टेप आउट करना है। रिदम टाइमर अपने पास रख लें। इस तरह आपने 30 टू 60 सेकेंड। 1 ट्रेनिंग 3 सेट्स, 10 टू 20 सेकेंड रेस्ट, इससे ज़्यादा आपने रेस्ट नहीं करना। सेकेंड ट्रेनिंग, डंबल्स चाहिए, सेंटर ग्रिप, दोनों हाथों से प्रॉपरली, आर्म्स आपके स्टिफ होने चाहिए, स्क्वाट्स डाउन, देन आप जैसे थ्रो कर रहे हो
ओवरहेड आपने करना है 1 2 1 2 1 2। अब इसको साइड से मैं बताता हूँ। प्रॉपरली ग्रिप डंबल को अच्छी तरह कि जैसे आप किसी चीज़ को फेंकने लगे। स्क्वाट्स डाउन देन स्लोली अप, ये सिर्फ बताने के लिए। 1 2 नाउ फ्रंट 10 reps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना वेट बढ़ता जाएगा उतना हार्ट बीट अप होती जाएगी। इसको थर्ड ट्रेनिंग साइड लंजेस, नॉर्मली फ्रंट बैक हम करते हैं। 1 फुट फिक्स देन सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव। 1 2 1 2 1 2 10 reps 10 to 20 seconds stay। 1 2 1 2 3 एक्सरसाइजेज आपने की हैं। लास्ट एक्सरसाइज वाइड लेग स्क्वाट्स, स्पेशली इनर मसल्स के लिए जो शिप अप नहीं होते। ग्रिप कर ले अपने हाथों को जैसे वेट है। फुट पोजीशन जितना मैक्सिमम वाइड, चेस्ट अप देन डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 to 15 reps 3 sets 4 ट्रेनिंग। इमेजिन करें कि मुझे बताते इतना मेरी हार्ट बीट अप होनी शुरू हो गई है एक रिदम के साथ प्रॉपरली। तो ये है फुल बॉडी वर्कआउट कार्डियो। स्वेटिंग स्टार्ट, तो इमेजिन करें 3 3 3 3 आप सेट करने से तो क्या हाल होगा। जो खाया पिया होगा बर्न होगा, बैड कैलोरी, स्पेशली बैड कैलोरी, क्योंकि जो एग्जैक्ट कैलोरीज है आपकी बॉडी को लगती है मसल बिल्डअप करने में। तो इसको आप करें, मुझे कैलोरीज बर्न करके बताएं जो बैड खाया पिया है, ताकि वो ख़त्म हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो आपकी बॉडी में स्टोर हो। तो इसलिए किल करें, ख़त्म करें इसको। मेरे कहने पे अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमारी टीम को मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, फिट रहें, तो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम बात करने वाले हैं जी गिरते बालों के हवाले से हर दूसरा बंदा परेशान है। समटाइम एक्चुअली ऐसा होता है कि मौसम तब्दील हो तब आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी बाल एंड्स जले रहते हैं। अब हम लोगों की तो मजबूरी है, हम लोगों ने हर रोज़ अपनी स्टाइलिंग करानी है, जिसकी वजह से हमें इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को मुसलसल इशू ये रहता है कि बाल जो है वो रूखे से रहते हैं, बाल लंबे नहीं होते हैं, बालों में चमक नहीं आती है, और फिर इसके साथ साथ बालों में खुश्की एक बहुत बड़ा मसला है। और वो लोग जो कि चाहते हैं कि लंबे घने बाल हों, उनके लिए क्या करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जितनी मर्जी आप कोशिशें कर लें, ये नेचुरल है, जिसके बाल अच्छे हैं उसी के ही अच्छे रहते हैं, बाकी आप जितना मर्जी कुछ कर लें बाल अच्छे नहीं हो सकते। मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अब हर कोई चाहता है कि जितना हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, उतना बेहतर है। अब होता क्या है, घरों में कुछ लोग खुद ब खुद ऑयल मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, पर उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं होता। सो आज हम आपको बताएंगे बेहतर तरीका क्या है, आप किस तरह से अपने बालों की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। गिरते बाल, बालों में खुश्की और जो मसाइल बालों से रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मासूमा मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बालों का मसला मेरे ख्याल से हर एज ग्रुप में सबको जो है वो फेस करना पड़ रहा है, उतना इक्वली मर्दों को, ख़वातीन को। ख़वातीन में ज़रा मसला ये है कि लंबे घने बाल हर किसी का ख्वाब रहता है। किस तरह से हम बालों की केयर कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमें बालों की नेचुरल ग्रोथ के बारे में समझना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द बहुत परेशान और पैनिक हो जाते हैं अपने बालों के गिरने पे। तो पहली चीज़ एक देखनी है कि 70 to 100 जो बाल है ना, 70 से 80 बाल डेली गिरना इज़ अ नॉर्मल थिंग।
सही। ठीक है, हम इसको एबनॉर्मेलिटी में नहीं लाएंगे। एबनॉर्मेलिटी कब होगी? जब आप ब्रश कर रहे हैं और आपके फ्लोर पे आपको बाल नजर आ रहे हैं, आपका ब्रश जरा ज़्यादा भर रहा है। याद रखिए 70 से 100 बाल गिरना इज ए नॉर्मल थिंग। उससे ऊपर है तो हाँ परेशानी की बात है। अब इसके अंदर पहले मेजर फैक्टर्स हैं। हम खाली कोई ब्रांड लेके खाली ऑयलिंग करके इसको ठीक नहीं कर सकते, हमें मेजर फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर अगर है तो डेफिनेटली जैसे आपने बात किया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेद में, तिब में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में कहा जाता है यू कैन हैंडल इट। ऐसा नहीं है कि आपकी जीन्स में जेनेटिकली है तो हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं 50 to 60%, लेकिन 100% क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन 50 to 60% इज गुड। फिर अगर पोस्ट प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी के बाद बाल गिर रहे हैं तो वो भी हमें देखना है, ये एक रूट कॉज है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रूट कॉज है। स्ट्रेस लेवल्स को हाई जिनके हैं उनका हेयर फॉल होगा। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अगर कम है, बॉडी के अंदर आयरन कम है, बॉडी के अंदर फेरेटिन कम है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करती चली जाऊँगी नाजरीन, जब हम कहते हैं कि आयरन कम होना या आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है तो लोग सिंपली जाके CBC करा के और अपना HB देख के कहते हैं कि नहीं जी ये तो 12-13 है, वी आर गुड टू गो। आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। इसके लिए मैं कहूँगी जब भी आपका हेयर फॉल होता है तो गो फॉर आयरन कंप्लीट प्रोफाइल। आपका आयरन, फेरेटिन और TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सो खाली CBC ना कराएं, अपना आयरन प्रोफाइल कराएं। अगर उसमें कहीं कमी है तो वो देखी जाए। विटामिन D को चेक किया जाए कि आपकी बॉडी में विटामिन D कम तो नहीं है, उससे भी हेयर फॉल होता है। नज़र के ऊपर असर होता है इन सारी चीज़ों का। अच्छा, फिर आ गया आपका फैक्टर की हेयर स्टाइलिंग। आपने बालों को डेली अगर हेयर स्टाइलिंग करना है तो ये भी एक फैक्टर। तो मेजर 5 फैक्टर्स हैं जिनको जहन में रखते हुए हमें इलाज करना है। अब अगर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम हैं तो आप अपने जनरल फिजिशियन से मिलें, उनसे जाके पता करें। ओवर द काउंटर प्लीज़ वाइटामिन नहीं खरीदें, जस्ट गो फॉर द टेस्ट। बस खुद से अंदाज़ा ना लगा लें कि इस वक्त हमारा आयरन ही कम होगा तो करा लेंगे। ये जो पैसे हम खर्चते हैं ना लैब पे, ये पैसे ज़ाया नहीं होते। हाँ, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि नहीं जी पता चल जाता है, राइट ट्रैक पता लग गया, आप अननेसेसरी वाइटामिन नहीं ले रहे। अननेसेसरी वाइटामिन लेना भी गलत है ना। कई लोग आते हैं एक्सेसिव B12 लेके, जी हम तो जब थोड़े दिन होते हैं तो कोई ना कोई विटामिन B के शॉट्स ले लेते हैं, ये भी गलत चीज़ है। आप नेचुरल प्रोडक्ट से लोगे तो वो आपको नुकसान नहीं देता। जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है वो बॉडी रखती है और बाकी ज़ाया कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रिया, मुझे ये पूछने आपसे, हम बालों को अच्छा रखने के लिए जी मैं उस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑयलिंग का प्रॉपर तरीकेकार क्या है और बेस्ट ऑयल मुझे बता दें। अच्छा जी, अगर तो है ड्राई हेयर तो उसके अंदर कैस्टर ऑयल के साथ आमंड ऑयल को मिक्स करेंगे। ठीक है, हम उसके साथ ऑलिव ऑयल को मिक्स करेंगे, ये ड्राई हेयर के लिए। अगर आपके ड्राई हेयर के साथ कर्ली हेयर है तो फिर कैस्टर ऑयल के साथ आप कोकोनट ऑयल को मिक्स करोगे। ये इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। लेकिन हम यहाँ एक ट्राइडोशिक ऑयल बता देते हैं जो हर बाल पे सूट करता है, मेजॉरिटी पे सूट करता है। अगर मजीद कुछ पूछना तो वो राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपने लेना है 1 कप कैस्टर ऑयल, 1 कप ऑलिव ऑयल, 1 कप आपने लेना है अपने कोकोनट ऑयल का, आधा कप आंवला, आधा कप रीठा। ठीक है, इसका मिक्सचर बना के इन 5 ऑयल्स का रख लीजिए। इसको चूल्हे पे गरम कीजिए। एक अगर इसमें अब 2 चीज़ें हैं, प्याज डालेंगे तो वो डेली स्मेल आता है। एक बना लें जो आपने हफ्ते में 2 बार प्याज वाला बनाना है, और एक बना लें जो आपने जर्नलाइज अपने लगाने के लिए बनाना है। तो जो जर्नलाइज लगाना है उसमें 5 ये मिक्स करके रख लें, और जो प्याज वाला है वो हफ्ते में 2 बार। अब उसमें क्या है कि एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको अच्छी तरह से जला लें, ऑयल को ठंडा होने दें, 8-10 घंटे उसको ढक के रख दीजिए ताकि वो अपनी पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट्स छोड़ दे। फिर उसको छान के रख लें। ठीक है, अब प्याज की स्मेल से बड़ी घबराहट होती है नाजरीन। अगर प्याज वाला जिस दिन आप लगाओगे, कम से कम ऑयल को 2 घंटे लगाना चाहिए, मैक्सिमम 4 घंटे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ओवरनाइट आप जब लगाते हो तो वो ऐसे ही है जिस तरह गमले में पानी ज्यादा दे दोगे, उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती, कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ओवरनाइट लगाने की जरूरत नहीं, 2 घंटे सफिशिएंट फॉर हेयर कि आपने वो लगा लिया। इंटरनली खाने के लिए आंवला का मुरब्बा सुबह उठते साथ ही निहार बालों की ग्रोथ के लिए जबरदस्त। अब बालों की ग्रोथ क्या होती है, मैदे की खराबी की वजह से आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज अगर पूरी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो रही तो वो मैदे को भी आंवला ठीक करता है। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको विटामिन C चाहिए है, एंजाइटी स्ट्रेस भी मैदे से रिलेटेड है, तो अगर आप डेली 1 आंवले का मुरब्बा
सुबह अच्छी तरह से धो के, आपको अपने वेट का इशू होता है कि इतना मीठा, फिर डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए, इसको अच्छी तरह से धो लीजिए और उसको खाना शुरू कर दें। तो अंदर से भी आप अपने आप को ट्रीट करें, ऊपर से भी ट्रीट करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ वाटर का इनटेक। अगर आपका पानी नहीं है, लाख आप तेल लगाते रहें, आपका बाल ग्रो नहीं करेगा। और यकीन जानिए नाजरीन, 1 लाख से ज़्यादा फॉलिकल परवरदिगार ने आपके स्कैल्प पे दिए, जिसमें डेली 20 बाल निकलते हैं। आपके छोटे से एफर्ट से वो स्टिमुलेट हो सकते हैं। सही। तो पानी की अहमियत कितनी ज़्यादा है ये आपको हमारे जितने मेहमान आते हैं बताते ही रहते हैं। अब ऑयलिंग, तो ऑयल आपने बता दिया, आपने बालों को घने रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए कैसे बनाना है, प्रॉपर ऑयलिंग का तरीक़ेकार भी बता दें। अब मुझे थोड़ा सा फील ही होता है कि जब तक मैं बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगा लूँगी ना, मुझे उस टाइम तक तसल्ली नहीं होती है। कम ऑयल मुझे लगता है मेरे बालों में, और कम ऑयल लगा के पता नहीं जाता भी कहाँ है। इसलिए कि आप स्टाइलिंग अगर रोज करते हो तो आप अपने बालों का केराटिन लूज कर रहे हो, ठीक है। आप अपने बालों के अंदर से जो शाइन है, जो उसकी लाइवलीनेस है, वो लूज कर रहे हो, इसलिए ड्राइनेस एक्सेस हो रही है। और आप ज़्यादा कम तेल नहीं है, झसना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। सही। आपको सर हिलाने से अंदर तेल नहीं जाएगा, सिर्फ लगाने से चला जाता है। सो मैक्सिमम कोशिश करें कि खास तौर पे वो जो ये हिस्सा है आपका, इसको हम अपनी लैंग्वेज में डू 20 बोलते हैं। सर का बिल्कुल बीच का हिस्सा जो बचपने में बहुत पिलपला सॉफ्ट होता है, उस जगह पे ढेर सारा ऑयल डालें, जितना एब्जॉर्ब होता है हो जाए। बाकी अपनी उंगलियों की पोरों से आहिस्ता आहिस्ता बस जड़ों में लगा दीजिए और हल्के हल्का मसाज कीजिए। बहुत जोर से झसना इज रॉन्ग, वो नहीं करें। और अच्छी तरह करके टाई अप कर लें। टाई अप करने के बाद 2 घंटे के बाद जब आप बाल धोने लगे, उससे पहले अपने बालों को हल्की सी गर्म टॉवल से स्टीम दे दें, ताकि वो एब्जॉर्प्शन अच्छी सी हो जाए। उसके बाद सर को धो लीजिए। बाल धोने का तरीका कितना मैटर करता है? क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, वो कहते हैं कि बाल हम जब वॉश करते हैं तो वॉशरूम में सारे बाल ही बाल हो जाते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनके बाल गिर रहे होते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने बालों को डेली दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना छोड़ देते हैं कि नहीं जी हम जब ब्रश करते हैं बाल गिरते हैं। आप जितना बालों को ब्रश करोगे उतनी बालों में आपके ब्लड की फ्लो बेहतर होगी आपकी स्कैल्प पे, और आपके बाल मजबूत होंगे। जो गिरने हैं नाजरीन, वो गिरने ही हैं, वो आप ब्रश करें ना करें। ब्रश करेंगे तो जल्दी से जो आपके हल्के बाल हैं वो गिर जाएंगे और नए आने का रास्ता खुल जाएगा। ब्रश हमेशा स्टील का नहीं, लकड़ी का इस्तेमाल करें। तो लकड़ी की कंघी इज़ बेस्ट फॉर हेयर, जो कि नेचुरल वुड है, वो आपकी सर्कुलेशन भी बेहतर रखती है। फिर ब्रश करने का तरीका कि अगर आपने बालों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो रात में एक दफ़ा अपने आप को खुद ही बिस्तर से थोड़ा नीचे जाके आपका सर का लेवल थोड़ा आपके तकिए से नीचे हो जाए, यानी आपकी ब्लड फ्लो बढ़ गए। तकिया पैरों के नीचे आप तकिया रख के अपनी ब्लड फ्लो को सर की तरफ करके और ढेर सारी कंघी करें फॉर 10 मिनट्स। तो आपकी ये बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आप अपने बालों की करोगे। फिर दूसरी साइड पे आपके जिस तरह रफ बालों की बात करें कि एंड्स रफ हो जाते हैं, उसके लिए आप घर पे प्रोटीन सीरम अपना बना सकते हो। प्रोटीन ट्रीटमेंट घर पे क्या होगी, जैसे मायनीज घर पे बनाते हैं, आप मायनीज घर पे बनाओ, नहीं बना सकते तो मायनीज हर घर में पड़ी हुई है। वो खानी अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल मना करती हूँ, लेकिन वो लगानी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन घर पे बनाओगे तो आपको पता है कि उसके अंदर फिर आपने प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं डाले। तो 1 अंडा लो, अपने जूसर ब्लेंडर में डालो, कतरा कतरा करते हुए उसके अंदर अगर आमंड ऑयल डाल लो तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। वो क्रीमी टेक्सचर है, उसको अगर आप डेली हफ्ते में 2 से 3 बार बालों की जड़ों से लेके एंड तक लगाओ। ख़ास तौर पे अगर इसके अंदर माश की दाल रात की भीगी हुई हो और उसको ब्लेंड करके बीच में 1 चम्मच वो 1 चम्मच घर की मायनीज डाल दो, बना दो, तो ये आपका नेचुरल केराटिन भी है, स्ट्रेटनर भी है। डायरेक्ट मायनीज भी बालों को लगा लेते हैं। लगा लें, लेकिन घर पे एफर्ट करें, क्योंकि जब आपको प्रिजर्वेटिव्स के साथ जो चीज़ मिलती है, मैं बार बार कहूँगी केमिकल से दूर रहें। अब घर पे अंडा है, घर पे आप बनाओगे, उसमें आमंड ऑयल तो नहीं होगा ना, पता नहीं कौन सा कुकिंग ऑयल होगा। बिल्कुल। सो आप आमंड ऑयल डाल के वो बर्गर बनाओ और एक तरफ माश की दाल रात को 1 कप में भिगो दो, सुबह उठ के उसको मैश करो, उसको बीच में मिक्स करो, तो ये आपका नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट भी है, बालों को स्ट्रेट लुक भी देता है। गुड, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता दी है। वो लोग जो कि बहुत सारी लड़कियां यूनिवर्सिटी जाने के लिए आयरन का इतना इस्तेमाल करती हैं, सो उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे। हाँ, नेचुरल स्ट्रेट लुक आएगी, आर्टिफिशियल लुक नहीं आएगी और रेगुलर करने से आएगी। नाजरीन याद रखिए, कोई भी चीज़ 1-2 दफ़ा करने से नहीं, कम से कम 6 महीने आप अपने आप को दो। बिल्कुल। विद टू ईट
ठीक है। पानी का ज़्यादा पीना, हफ्ते में 2 बार प्याज के ऑयल जो मैंने अभी रेमेडी दी है उसको लेना, और हफ्ते में 1 बार अपने बालों में मायोनीज का लगा। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें आपने करनी है, फीडबैक देना है। हम डॉक्टर साहिबा को ज़रूर दोबारा भी बुलाएंगे, आपका फीडबैक भी शेयर करेंगे और इसी तरह के बहुत ज़बरदस्त टोटके आइंदा भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। You're welcome. बहुत शुक्रिया।